के बाद छोटे छोटे राज्य उभर कर आए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में देखते हैं कि हिंदू यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जैसे राज्य स्टेट उभर कर आए। और हम देखते हैं कि गंगा की घाटी में कि मौर्यों के बाद शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जिस राजवंश की नींव रखी तो शुंग वंश जो है उभर कर आया। अगर हम पूर्वी भारत के क्षेत्र में जाके देखें तो कलिंग के क्षेत्र में कौन सा किस राजा ने शासन किया, कोई नाम बताएगा? चेदी सर। क्या नाम है? चेदी वंश सर। चेदी। उसका एक सबसे प्रतापी राजा था खारवेल, तो हमें उसमें खारवेल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं कि हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया देखा, हमने उत्तर भारत का क्षेत्र देखा, हमने पूर्वी भारत का क्षेत्र देखा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ बंगाल का क्षेत्र, तो हमने ये राज्य पाए। उसके बाद जब हम देखते हैं सौराष्ट्र का क्षेत्र जो हम देखते हैं, हम महाराष्ट्र का क्षेत्र देखते हैं, कर्नाटक का क्षेत्र देखते हैं, तो वहां पे एक राजवंश का उद्भव और विकास हुआ। और विशेष बात ये है कि दक्कन के क्षेत्र में, जैसे आप दक्कन कहते हैं, दक्कन के क्षेत्र में पहली बार किसी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पहली बार कोई राज्य राजतंत्र बना। उसका नाम बताएंगे आप? दक्कन के क्षेत्र में कौन सा राजतंत्र था? आंध्र सातवाहन सर। आंध्र सातवाहन वंश, तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जाते हैं सुदूर दक्षिण में, तो सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है वो टेक्निकली जो तुंगभद्रा के नीचे का क्षेत्र है, वो जो कावेरी के बाद का क्षेत्र है, वो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे भी पहली बार स्टेट का, राज्य का जो है फॉर्मेशन हुआ। पहले यहाँ पे सरदार तंत्र था, अब यहाँ पे क्या हुआ, राजतंत्र आया। तो यहाँ पे चोल, चेर और पांड जैसे वंश हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम मौर्योत्तर काल का जब ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझे, तो मौर्योत्तर कालीन पॉलिटिकल सिस्टम की हम कुछ सामान्य विशेषताएं देखते हैं। उस सामान्य विशेषताओं के बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हर एक राजवंश की कुछ विशेषता होगी, जैसे कि शुंग राजवंश की कुछ विशेषता होगी, आंध्र सातवाहन की होगी, फिर हम वो देखेंगे। तो जब मौर्योत्तर कालीन पॉलिटिकल सिस्टम जब हम देखते हैं, तो मौर्योत्तर कालीन पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या है, राजतंत्र था ये। ठीक है, तो और राजा क्या था, स्वेच्छाचारी था। ठीक है, और सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, मतलब वो सर्वसत्तावादी भी था, स्वेच्छाचारी भी था। ठीक है, उसके बाद राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, राजा की एक सेना होती थी, एक सैन्य विभाग होता था, राजतंत्र सैन्य विभाग होता था, वित्त विभाग होता था, अधिकारी तंत्र होता था। उसके बाद केंद्र के स्तर पर सत्ता होती थी। कभी कभी हमें दो राजा भी दिखते हैं, कि जैसे कि कुषाणों के समय हम देखते हैं कि वहां पे हमें दो राजा भी दिखते हैं। ठीक, उसके बाद कल्याणकारी राज्य होता था, केंद्र में सत्ता थी, और केंद्र जो था वो कई भागों में बटा हुआ था, तो स्टेट लेवल पर सत्ता होती थी। जिले में सत्ता होती थी, जिले के जो प्रमुख होते थे वो विषयपति कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन की भी बेहतर व्यवस्था थी स्थानीय स्तर पर, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है, और अगली विशेषता क्या है कि इस समय हमें विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था दिखती है, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, ना कि मौर्यों की तरह सेंट्रलाइज। इस पे हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन बनता है कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, पहली क्लास में हमने देखा था कि पहले साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने हिस्ट्री लिखी, फिर राष्ट्रवादियों ने लिखी, फिर मार्क्सवादियों ने लिखी, फिर नारीवादियों ने लिखी। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार मौर्योत्तर काल को कहते हैं यह अंधकार का काल है। ठीक है, इट इज अ डार्क एरा। जो मौर्योत्तर काल है वो डार्क एरा है। अगर यही प्रश्न आ जाए तो आप लोग मौर्योत्तर कालीन डार्क एरा को किस रूप में समझेंगे, आपका क्या अभिप्राय है? अगर वो इसे अंधकार का युग कहते हैं तो आप लोग इसमें किस हद तक सहमत है, कोई इसका उत्तर देगा? साम्राज्य, हाँ सर, अंधकार का युग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में हमने इस युग में काफी प्रगति की है, और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के कारण इसे आर्थिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मतलब इसमें भूमिदान की व्यवस्था की गई, उससे कृषि को भी काफी फायदा मिला, और इसमें सर शिल्प वगैरह की भी, जैसे मिलिंद पर पनाह करके ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें 75 व्यवसाय की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें 60 तो सर शिल्प के बारे में है। सर इसमें सीडी और आपके संगठन के बारे में काफी वो था,
वगैरह बनाए जाते थे। तो सर अंधकार का युग तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सर कई क्षेत्रों में बट गया था, तो अलग अलग राजा बन गए थे, उनकी अलग अलग रणनीति थी, उस वजह से थोड़ा सा अंधकार का युग कहा जा सकता है, क्योंकि राजतंत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन शिल्प कृषि वगैरह की बात करेंगे तो सर नहीं है। ठीक, तो जैसे इन्होंने कहा कि जो मौर्योत्तर कालीन है वो हमें इन तरीके से जो है और हमें वो हम उसे अंधकार का काल नहीं कह सकते। इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन इन्होंने क्या कमी की, जब कभी भी आप ऐसे उत्तर लिखें तो सबसे पहले अंधकार का काल जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है। दूसरी बात, अंधकार के काल के सपोर्ट में जो लोग कहते हैं ये अंधकार का काल है या डार्क एज है, उसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट बोलते होंगे, कुछ साक्ष्य देते होंगे, तो उन साक्ष्यों के बारे में बताएं। उसके बाद आप अपना पक्ष रखें कि ये अंधकार का काल नहीं है, और जब आप इसे बताते हैं कि अंधकार का काल नहीं है तो इसमें अन्य आयामों पर भी चर्चा करें, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आप सिर्फ आर्थिक पक्ष पर ही बोले। तो समझिए हम लोग कहां पे लैग कर जाते हैं अपने आंसर में। कोई और इस प्रश्न का उत्तर दे हमें कि जो मौर्योत्तर काल है वो अंधकार का काल है, समीक्षा करें। कोई और बोलना चाहेगा? कोई और बोलेगा? जैसे प्रश्न यही आया कि मौर्योत्तर काल अंधकार का काल है, समीक्षा करें। इसका कोई ड्राफ्ट मुझे बताएं, इसका उत्तर क्या होगा? इसमें तो मौर्य काल की कमियों को शो नहीं कराएंगे, जो जो मौर्य काल के पतन के जो रीजन थे वो भी तो इसमें सर इंक्लूड हो पाएंगे ना। नहीं, आपको तो ये प्रश्न करना है कि जो मौर्योत्तर काल है वो अंधकार का काल है, तो आप मौर्य के बारे में क्यों लिखेंगे? आप तो डायरेक्ट मौर्योत्तर के बारे में लिखिए। तो सर वो मौर्योत्तर जो था वो मौर्यों का पतन भी तो था उसमें, तो वो उसको इंक्लूड करके ही तो हो रहा था वो। हाँ, तो इंक्लूड करके बोलिए, आप किस तरह से इंक्लूड करना चाहते हैं, बोलिए। सर इस समय क्या था कि सेंट्रलाइज्ड पावर खत्म हो गई, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया था, तो डार्कनेस ऑलरेडी थी क्योंकि सेंट्रल पावर खत्म हो गई थी, और राजतंत्रात्मक शासन हो गया था इसमें। तो वो तो तब भी था, मौर्य में भी था, पहला पॉइंट आपका सही है। लेकिन जो राजतंत्रात्मक शासन था वो विघटित हो गया था, मेरा कहने का मतलब ये है। इनका कहना है कि जो केंद्रीकृत सत्ता थी अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक और सौराष्ट्र से लेके कामरूप तक, उसका पतन हो गया, छोटे छोटे राज्य उभर कर आए, तो ये क्या है, डार्क एज है। ठीक है, और जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं हो गई थी सर इसमें। ठीक है, और बहुत अच्छा, और सर करों की अधिकता भी हो गई थी। वेरी गुड। साक्ष्य क्या है आपके पास इसके? सर जो अशोक के वो थे ना सर अभिलेख, उनसे पता चलता है सर। और आज के ये कैसे पता चलेगा कि मौर्य से मौर्योत्तर काल तक आते आते जो है टैक्स बढ़ गए, टैक्स गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ गए, ये हो गया? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था सर उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि उस काल में जो करों की अधिकता थी। ठीक, तो ये लगभग ठीक जा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा मौर्य राज्य में सर, राज्यसभा में सर दलबंदी भी हो गई थी उस समय पे, और शासकों के अत्याचार भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि सेंट्रलाइज पावर पे क्या होता था, राजा को पता ही नहीं चलता था और नीचे प्रजा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और वहां तक तो सुप्रीम पावर तक सारी बातें पहुंच ही नहीं पाती। ठीक, तो इनका यही कहना है कि ये साम्राज्यवादी इतिहासकार यही कहते हैं, जो आप समझते हो वो भी वही कहते होंगे कि केंद्रीकृत सत्ता का क्या है, पतन हो गया, विकेंद्रीकृत सत्ता स्थापित हो गई, विदेशी आक्रमण होने लगे। ठीक है, विदेशी आक्रमण को रोक नहीं पाए, जैसे हिंदू यूनानी शक, पहला कुषाण। तीसरी बात क्या है कि जान माल की काफी क्षति हुई, आपस में युद्धरत हो गए, संघर्षरत हो गए। ठीक है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, भूमि का अनुदान होने लगा, भूमि के अनुदान से क्या है, सामंतवाद, फ्यूडल सामंतवाद जैसी समस्याएं उभर कर आई, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का जो है पतन होने लगा, उद्योग धंधे वगैरह क्या है, कमजोर पड़ गए। तो इन सारे मुद्दों के आधार पर साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि ये क्या है, ये अंधकार का काल है। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो हम कहते हैं ये अंधकार का काल नहीं है, ये तो हमें स्वर्ण काल जैसा प्रतीत हो रहा है। स्वर्ण काल जैसा कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे आप राजनीति के क्षेत्र में जब बताएंगे तो आप कहेंगे कि जो केंद्रीकृत सत्ता होगी वो कहीं ना कहीं निरंकुश होगी और उसमें आम जनमानस तक राज्य पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य होंगे, जैसे कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
2015 में हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टेट होगा वो बेटर होगा, ठीक है। तो ये तो बेहतर सिस्टम हुआ ना। दूसरी बात, जहां पर राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जैसे कि हम देखते हैं कि दक्कन के क्षेत्र में या सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे राज्य की स्थापना हो गई, ये भी हो गया। पॉलिटिकल क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मौर्यों जो अपनी सत्ता का संचालन करते थे वो पटना से करते थे, लेकिन आनंद सातवाहन ने कहा तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज अपनाई, कलिंगों ने अपनी लैंग्वेज अपनाई। जब हम सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं तो चोलचेर पांड्य जो देखते हैं तो उन्होंने तमिल लैंग्वेज अपनाई। जब हम नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में जाते हैं तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज अपनाई। तो जो विभिन्न तरह की कला धर्म संस्कृति थी उसे बढ़ावा मिला। जब हम कल्चर के क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अशोक ने मूर्तियां बनवाई थी अब वो एक स्कूल का रूप ले लेती हैं। मथुरा कला, अमरावती कला, गांधार मूर्ति कला, इतनी व्यापक मूर्तियां बनी। तो ये अंधकार का काल है। अंधकार का काल होता है पिछड़ा हुआ, टूटा हुआ, जान माल की भारी क्षति हो रही है, ये अंधकार का काल होता है। अब ये अंधकार का काल कैसे, ठीक है। दूसरी बात, इस समय तक अशोक ने जो गुफाओं की नींव रखी थी, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप लोग अगर उसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे कि अशोक ने जिस स्तूप स्थापत्य की, गुहा स्थापत्य की नींव रखी या विकास किया, इस काल में उनका और तेजी से विकास हुआ। आप देखते हो भज, काले जैसी गुफाएं और चैत्य बनने लगे। कुछ इतिहासकार तो ये तक कहते हैं कि मंदिर निर्माण कला की नींव भी इसी काल में रखी जाने लगी। तो फिर हम इसे अंधकार का काल कैसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखो तो पहले जिसने बोला था, जिसने आंसर किया था, उसने बताया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कि कैसे इस समय बेहतर हो रहा है, जैसे कि भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो रही है, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। इवन इस समय तो आप देखोगे मौद्रिक क्रांति हो गई। आप देखोगे कि आंध्र सातवाहन वंश ने इतने सारे सिक्के चलवाए कि जिनसे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होता होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ के कपड़े जो है पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। एक इतिहासकार कहता है कि भारत के कपड़े इतने महीन होते हैं कि रोम की जो नैतिकता सड़कों पर आ गई। रोम से ट्रेन ऑफ बेल्ट हो रहा है, वहां से इतना ज्यादा पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि हम तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नए नए उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं तो समाज के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, देशी विदेशी संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र में आप देखोगे तो जो रोम है, ग्रीक है, साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं, वो आपस में आके भारतीय संस्कृति के साथ मिलजुल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। आपको भी यही कहना है कि जो मौर्योत्तर काल है वो अंधकार का काल नहीं है, ठीक है, बल्कि वो तो वैभव का, पराक्रम का, प्रतिष्ठा का काल है, ठीक है। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बाद अब हम मौर्य काल की जो है अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। मौर्य अर्थव्यवस्था से बहुत ही प्रश्न आते हैं। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो मौर्य अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के बाद हम जाएंगे उद्योग धंधों पर, फिर हम जाएंगे उनका सिक्का अर्थव्यवस्था पर, फिर व्यापार वाणिज्य पर जाएंगे, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड पर जाएंगे, फिर आयात निर्यात के मद वगैरह पे जाएंगे। इस तरह से हम समस्त आयामों पर चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में हम ये देखते हैं कि कृषि का अभूतपूर्व विकास हमें दिखता है। कृषि का अभूतपूर्व विकास इस तरह से हमें दिखता है कि जो भूमि अनुदान हुआ, भूमि अनुदान माने लैंड ग्रांट, तो लैंड ग्रांट के क्या क्या फायदे होते हैं, आप लोग में से कौन बताएगा। मैं जो भूमि अनुदान होते हैं उनके क्या फायदे होते हैं, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। भूमि अनुदान के आप लोग फायदे बताइए। नवनीत शर्मा, आप मुझे बताएंगे जो भूमि अनुदान होता है उसके क्या फायदे होते हैं।
सर नहीं है नॉलेज सर, सॉरी सर। तेज बोलिए, आप आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, नॉलेज नहीं है सर अभी। अच्छा, सोनू कुशवाहा, आप बताइए कि जो भूमि अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को, बौद्धों को या अन्य जरूरतमंद लोग के लोगों को या किसी को भी, तो उसके फायदे क्या क्या होते थे? सर एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा कृषि को बढ़ावा मिलता था। कैसे? क्योंकि सर अगर पहले जो बड़ा भूखंड है उस पर प्रॉपर तरीके से कृषि नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब किसी एक विशेष व्यक्ति को भूमि अनुदान दे दिया होता था तो उस पर वो अच्छे से कृषि कर सकता था। ठीक है, वेरी गुड। और क्या फायदे हुए? और सर दूसरा इसका एक फायदा ये हो सकता है जो कि सर मुद्रा की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती थी। कैसे? जैसे किसी अधिकारी को अगर मुद्रा के तौर पर उसे सैलरी देना हो तो मुद्रा की ज्यादा आवश्यकता होगी। एक्सीलेंट। और अगला, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। और सॉरी सर, और आगे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्रतीक्षा गौड़, आप बताइए भूमि अनुदान के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सर पहले तो ये कि मतलब कि जो किंग की ट्रेजरी से पैसे जो है कम जाएंगे, वो भूमि अनुदान देगा तो उसको पे नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप का खुद ही डेवलपमेंट करेंगे। और जहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं ब्राह्मण, जहाँ पर उनको थोड़ी इकोनॉमिकली कंडीशंस में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी और क्लासेस को जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी वो अपना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं खुद करना शुरू कर देंगे जब उनकी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी। तो अगला डायमेंशन। और सर इसका नेगेटिव भी हो सकता है कि अगर किसी को ज्यादा भूमि दान दे दिया जाएगा तो वो फिर अपने आप को वहां का किंग समझने लगेगा कहीं ना कहीं, तो फिर वो राजा की बात को कम सुनेगा। अरे सुनिए, आप पॉजिटिव डेवलपमेंट बताइए और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े? पॉजिटिव सर, और नहीं अभी रिकॉल हो रहा है सर। पूनम पाठक, आप बताइए। सर जब एग्रीकल्चर में सर जब उपज बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तो काम मिलेगा, जब खेती में जब ज्यादा लोग लगेंगे व्यापार बढ़ेगा सर। उपज बढ़ेगी तो कच्चा माल ज्यादा होगा और व्यापार बढ़ेगा, उससे नए नए उद्योग शुरू हो जाएंगे। मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार वाणिज्य उद्योग बढ़ेगा। ठीक है, और क्या फायदा होगा? आप लोग मल्टी डायमेंशनल सोचे कि पॉलिटिकल फायदा, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, इंटरनल सिक्योरिटी, सब डायमेंशन पे सोचा करिए ना, फॉरेन पॉलिसी। सर इससे राजकोषीय जो सर जो उसका कोषागार है सर उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सर उस पे जो हम भूखंड देते हैं तो सर उस पे जो कर है सर वो भी उनसे वसूल सकते हैं सर बाद में, तो सर ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है सर। और शुरू में आप दे दो लैंड ग्रांट, बाद में वसूल सकते हैं, बिल्कुल सही। और तो सामाजिक समानता भी बढ़ेगा सबके पास। जब भूमिहीन किसान होंगे या जो ब्राह्मण होंगे उनको भी जब जमीन मिलेगी तो सामाजिक समानता भी बढ़ेगी। एक्सीलेंट। जो आजादी के बाद भारत में लैंड ग्रांट दी गई, भूमि सुधार इकोनॉमिक्स में आप जो पढ़ते हो, तो उससे सामाजिक न्याय होता है और लोगों को जो मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का स्वामित्व मिलता है। बहुत अच्छा। अब सर इसमें सर ये संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा सर। वेरी गुड। वो इन्होंने कहा कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा, बहुत अच्छा। वही सब लोग समानता की बात कर रहे हैं। हाँ, और सर शासक वर्ग को एक वर्ग का समर्थन मिल जाएगा, जैसे युद्ध वगैरह में उनकी जरूरतों के समय सहायता मिल सके। एक्सीलेंट। जब जैसे कि आप देखोगे कि भूमि अनुदान जब दिया गया तो ब्राह्मण और बौद्ध वर्ग का राजा को समर्थन प्राप्त हो गया। उसी तरह जब आप देखोगे 1793 में जमींदारी व्यवस्था आई और जमींदारों को भूमि का स्वामित्व बनाया, तो अंग्रेजों को एक बड़ा और सशक्त वर्ग मिला जो उन्हें बचा रहा था जमींदारों के रूप में। इवन एक इतिहासकार और एक गवर्नर जनरल तो यहाँ तक कहते हैं कि 1857 की क्रांति में जो बाढ़ आई थी उसमें रजवाड़ों ने बांध का काम किया। तो आप समझ रहे हैं कि जिसे आप जमीन का स्वामित्व दोगे, इतना बड़ा लैंड ग्रांट दोगे, वो तो आपके लिए हमेशा लॉयल्टी दिखाएगा, वफादार रहेगा। तो वो यहाँ भी हुआ। ठीक है, अगली बात क्या है कि राजा की सर्वोच्चता बढ़ी, श्रेष्ठता बढ़ी, उनके गुणगान करने लगे। जैसे ब्राह्मणों को या बौद्धों को जब जमीन दान में दी गई तो वो राजा को क्या किया, उन्होंने देवतुल्य बना दिया।
उन्होंने वहां पे मंदिर बनाए और मंदिर के बगल में भगवान की मूर्ति लगा दी और बोले कि राजा तो देवता का अवतार है, खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का। तो इससे राजतंत्र मजबूत हुआ, राजा को भी मजबूती प्राप्त हुई, साथ ही साथ क्या राजा का क्षेत्र विस्तार भी हुआ, साथ ही साथ क्या राजा का एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो गरीबी बेरोजगारी कम हुई, शिल्प उद्योग आए, कच्चा माल मिला, पूंजी आए, कितने व्यापक लाभ है, आप सब लिखिए इसमें। ठीक है, अब जो भूमि का अनुदान दिया गया मौर्योत्तर काल में उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आए। वो निगेटिव इम्पैक्ट मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि भूमि अनुदान के क्या निगेटिव इम्पैक्ट आए। नूतन सिंह आप बताइए। नूतन सिंह, निकिता मिश्रा, निकिता मिश्रा की जो लैंड इम्पैक्ट पड़े वो बताइए। निगेटिव इम्पैक्ट में अगर सबको अधिकतर जमीन दे दी गई तो उनके अंदर एक भावना आ जाएगी कि हम ही सर्वस्व हैं, तो सामाजिक असमानता भी बढ़ेगी। बिल्कुल, सामाजिक असमानता का स्वामित्व हो गया था उस समय और कुछ लोगों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं था, क्योंकि आज की तरह तो लैंड ग्रांट दिए नहीं गए थे जो आजादी के बाद दिए गए थे। और देखिए और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, काफी काम किया। तो मार्क्सवादी इतिहासकार ये कहते हैं कि जब लैंड ग्रांट दी गई तो लैंड ग्रांट देने के बाद छोटे छोटे लोग जो थे, जो उन्हें सामंत बोला उन्होंने, जो छोटे छोटे लोग थे वो एम्पावर हो गए और एम्पावर होने के बाद उन्होंने क्या किया, केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, तो सामंतवाद है। ठीक है, तो सामंतवाद जैसे निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े और वो उसे आगे जाके जोड़ देते हैं कि इससे नगरों का पतन हो गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का ह्रास हो गया, ये सारी समस्याएं निकल कर आए। ठीक है, तो ये हमने सर इसमें विवाद भी बढ़ेंगे सर। हाँ बोलिए। इसको लेकर के सर विवाद भी बढ़ने की संभावना होती है, जैसे सर पास में अगर अलग लोगों को ग्रांट कर दी जाएगी तो उसमें सर सीमा को लेकर के विवाद बढ़ने की संभावना रहती है सर। बिल्कुल, तो ये भी संभावना रहती है। साथ ही साथ भूमि अनुदानों से बहुत ही एक सामाजिक समस्या उभर के आई कि ब्राह्मण और कायस्थों में विवाद हो गया। हुआ तो कि जो जिस वर्ग ने लैंड जो ग्रांट करता था राजा, तो उसके जो लिखा पढ़ी का काम करता था वो कायस्थ वर्ग करता था, तो उसने क्या किया कि वो हेरा फेरी कर देता था डॉक्यूमेंट्स में, संपत्ति के में। तो हम देखते हैं कि इस समय भारत में क्या होता था कि जो जो काम करता था वो एक जाति बन जाती थी, तो जो लोग ये काम करते थे तो उनकी एक जाति बन गई कायस्थों की। कायस्थों का उल्लेख ओशना स्मृति वगैरह में आता है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने जब ब्राह्मणों को भूमि से दखलंदाज किया गया तो ब्राह्मणों ने उन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचे क्रम पर रख दिया कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे संपत्ति से बाहर करोगे और मेरे पास धार्मिक और सामाजिक शक्ति है, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था में उन्हें नीचे कर दिया। कहीं कहीं आप उल्लेख देखेंगे कि चौथे वर्ण में उनका स्थान आता है कायस्थों का। तो ये भी एक इनडायरेक्ट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई उस समय मौर्योत्तर काल में। ठीक है, अब हमने अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं कि इस समय शिल्प और उद्योग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। शिल्प उद्योग जब भी डेवलपमेंट होते हैं, अगर आपको लिखना है कि शिल्प उद्योग का डेवलपमेंट हो रहा है या पतन हो रहा है, देखो मार्क्सवादी इतिहासकार कहेंगे पतन हो रहा है और राष्ट्रवादी इतिहासकार कहेंगे विकास हो रहा है। तो जब आप शिल्प और उद्योग की जो नींव होती है वो दो चीजों पे टिकी रहती है। मैंने पहले भी आपको बताया, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड और सप्लाई साइड इस बिल्कुल नहीं मिला होगा, यानी भूमिदान नहीं मिला होगा, तो उसमें संस्थान। हाँ, कौन बोल रहा है? अपना नाम लेके बोलिए, कौन बोल रहा है? तो इस समय जब हम देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई साइड ने कैसे इंडस्ट्री को बूस्ट किया, तो हम देखते हैं सबसे पहले डिमांड साइड। तो डिमांड जब हम देखते हैं कि डिमांड तीन तरह से होती है, एक तो लोकल डिमांड, एक नेशनल डिमांड और एक रीजनल और इंटरनेशनल डिमांड, ये डिमांड होती है। इस समय हम देखते हैं कि रीजनल डिमांड कैसे हुई
क्षेत्रीय स्तर पर जब राज्य का निर्माण होगा तो राज्य को बर्छे चाहिए, तलवार चाहिए, भाले चाहिए, सैनिकों के लिए कपड़े चाहिए, रास्ता चाहिए उन्हें बनाने के लिए, तो क्या होगा, शिल्प उद्योग का डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात, जब लोगों के पास पैसा आया, सैनिकों के पास पैसा आया, आम नागरिक के पास पैसा आया, नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, तो नया नया अधिकारी तंत्र आया, तो उसने भी क्या किया, अधिकारियों कर्मचारियों ने डिमांड क्रिएट की, तो डिमांड क्रिएट हुई। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ये समृद्धि पूरे अखंड भारत में हमें दिख रही है कि नॉर्थ वेस्ट में एम्पायर स्थापित हो रहे हैं, हिंदू नानी शक, पल्लव कुषाण, शुंग हो रहे हैं, खारवेल आ रहा है, अंध सातवाहन आ रहा है, चोल चेरपांड हो रहा है, तो इनने क्या है, नेशनल लेवल पर डिमांड क्रिएट की। तो डिमांड क्रिएट हुई तो क्या है, इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होगी। जैसे हम देखते हैं कि कोविड में फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट हुई तो डेवलप कर गई वो अच्छे से। तीसरी बात, इस समय हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर चीन, रोम, यूनान, वहां पे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो रहे हैं, और भारत से क्या होता था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पूरी दुनिया में ट्रेड होता था, भारत का माल जो है पूरी दुनिया में जाता था, तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी डिमांड जो है क्रिएट हुई। सर इस समय सिल्क रोड का भी निर्माण हो गया था, मतलब जो कुषाण थे, कनिष्क जो थे, हाँ, इस पे भी कब्जा कर लिया था, जो चीन से रोम की तरफ मार्केट होता था सर। बिल्कुल, तो हम देखते हैं कि उन्होंने वो भी कर लिया। तो अब हम देखते हैं सप्लाई साइड। तो जब सप्लाई साइड देखते हैं तो सप्लाई साइड में आपको क्या चाहिए, सप्लाई साइड जो होती है इंडस्ट्री के लिए, एक तो उसमें कैपिटल होती है, मतलब पूंजी, उसमें लैंड होती है, उसमें स्किल होता है, उसमें टेक्नोलॉजी होती है। तो इस समय हम देखते हैं कि उसमें क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए टेक्नोलॉजी। तो इस समय क्या टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो रहा है। हम देखते हैं कि हिप्पोलस ने मौजूदा काल तक आते आते क्या रास्तों की खोज कर दी। मनुष्य जब और ज्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, तो वो इनोवेशन करने लगा, उसने इंडस्ट्री वगैरह को क्या किया, और ज्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी के बाद देखते हैं कैपिटल। जब नए नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था उन्नत हो रही है, विभिन्न तरह के सिक्के चल रहे हैं, बाहर से ट्रेड होकर पैसा आ रहा है, तो कैपिटल भी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, लैंड भी है, लैंड ग्रांट हो रहा है, और उद्यमिता का विकास भी हो रहा है। क्यों, उद्यमिता का विकास प्राचीन काल में भारत में सबसे ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूशन ने किया। कोई उस इंस्टीट्यूशन के नाम बताएगा? एक चीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा एम्पावर किया प्राचीन काल में, एक संगठन होता था, कुछ संगठन होते थे, उनका नाम बताएंगे आप, क्या कहते थे? श्रेणी और निगम। श्रेणी। भारत में क्या होता था कि कई ग्रुप मिलके, सिंडिकेट्स मिलके ट्रेड करते थे, कोई लोहे का काम, कोई सोने का काम, कोई चांदी का काम, कोई पानी के जहाज बना रहा। इन लोगों ने भारत के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई। तो श्रेणी जो संगठन होते थे, उन्होंने भी क्या किया, डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। उत्तरापथ और दक्षिणापथ का और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। हिप्पोलस मॉनसून की खोज कर रहे हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यातायात परिवहन के साधन थे वो मजबूत हो रहे हैं, तो ट्रेड और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इवन आप देखोगे कि इस समय जो हम लोगों की एस्ट्रोफिजिक्स थी, एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो और बेहतर हो रही है, तो उसके माध्यम से हमें मौसम, बारिश, सूखा, इनकी भी जानकारी मिल जाती है, तो वो एग्रीकल्चर के साथ अन्य चीजों में भी काम में आती है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है हमें दिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस समय समाज। इस समय जो हम समाज देखें तो समाज में हम देखते हैं कि देशी विदेशी संस्कृतियां मिल रही हैं, क्योंकि विदेशी भी आ रहे हैं। जब विदेशी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्ण संकर की समस्या भी पैदा हो रही है। इस समय के जो आप धर्मशास्त्र देखोगे, जैसे कि मनुस्मृति, तो मनुस्मृति वर्ण संकर की बात कर रही है, कलयुग की बात कर रही है, ये सारी समस्याएं भी निकल कर आ रही हैं। आर्य अनार्य संस्कृति का एजिमिलेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखोगे अगस्त ऋषि जब दक्षिण भारत में गए तो आर्य संस्कृति को अनार्य संस्कृति के साथ एजिमिलेशन बढ़ा, ये संस्कृति भी बढ़ रही है। महिलाओं की दशा को लेकर इस काल में अनेक तरह के मत हैं, जैसे कि साम्राज्यवादी इतिहासकार आएंगे तो वो अलग तरह के मत प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रवादी अलग करेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार अलग करेंगे, नारीवादी इतिहासकार अलग करेंगे। तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों का ये कहना है कि ये महिलाओं के लिए पतन का कारण। ठीक है,
तो महिलाओं का काफी इस समय पतन हुआ, उनकी राजनीतिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, संपत्ति के अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में कह दिया गया है कि पितृ रक्षते कौमारे भर्ता रक्षते योगिने बुद्धि रक्षन्ति स्त्री वीरन्ना स्त्री स्वतंत्र भवेते, कि मतलब जो स्त्री होती है उस स्त्री को पहले आप पिता के अधीन रखो, फिर पति के अधीन रखो और फिर उसे भाई या पुत्र के अधीन कर दो, उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसकी स्वतंत्रता का वायोलेशन हो गया। दूसरा मनुस्मृति कहती है यत् नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता यत्ते तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलकीय, ठीक है, कि आप उनका ये कहना है नारीवादी इतिहासकारों के कि आपने मुझे देवता क्यों बना दिया, हम एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते ना। देवता का बड़ा महत्व होता है, देवता का मतलब होता है एक पवित्रता से। एक इंडिया में सिस्टम चलता था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, प्योरिटी एंड पोल्यूशन से क्या हुआ, भारत में जो बहुविवाहों को रोकने के लिए, मतलब अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्योरिटी एंड पोल्यूशन का सिस्टम लाया गया, और जिन्होंने उसे नहीं माना तो जो पोल्यूशन में थे वो नीचे की जातियां बन गई, जैसे कि चांडाल वगैरह जातियां बन गई, पंचम वर्ण बन गया। तो वो ये कहती हैं कि महिलाओं की समय हमें खराब स्थिति दिख रही है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसे खराब दिख रही है। मौर्योत्तरकालीन महिलाओं की स्थिति की तुलना क्या 21वीं सदी की महिलाओं से करोगे? मौर्योत्तरकालीन महिलाओं की तुलना, जब आप मौर्योत्तरकालीन भारतीय महिलाओं की तुलना मौर्योत्तरकालीन रोम और ग्रीक समाज से करोगे तो पाओगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, क्योंकि वहां तो महिलाओं को दासी बना के रखा जाता था, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ, उनके शरीर पे निशान लगा दिए जाते थे। और हमने तो महिला को, आप मिस इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो, यत्ते नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, हम तो उसकी देवी से तुलना कर रहे हैं, हम तो उन्हें उतना महानता का दर्जा दे रहे हैं कि अगर आप किसी को भगवान मानते हो तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, उसे सम्मान के साथ देखोगे। तो हमने तो महिलाओं के लिए इतने काम किए, और इवन वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप मनुस्मृति पढ़ोगे क्या, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति स्मृति नहीं पढ़ोगे, उनका भी पठन पाठन लेखन लगभग इस काल से थोड़ा सा आंशिक रूप में शुरुआत तो होने लगी। उसमें तो महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया, तलाक वगैरह के जो मामले थे वो उनके पक्ष में थे। इवन जब हम दक्षिण भारत की महिलाओं की स्थिति देखते हैं चोल चेरपांड में, तो वहां भी नीलकंठ शास्त्री जी कहते हैं महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखती है। तो समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में समझ गए। अब आपको अपना विचार रखना है, और विचार जो आपका होगा वो आपका लिबरल, प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो इक्वालिटी बेसिस होगा, ठीक है। तो उसमें आप पाओगे कि मेरा जो मत है, मेरा मत तो यही है कि ऐसा नहीं कि मतलब महिलाओं की स्थिति तो आज भी 2M दर्जे की और तब भी 2M दर्जे की थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी साम्राज्यवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बताया। और अगर हम पूरी दुनिया से तुलना करके देखते हैं तो हमें पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महिला दिखती है, क्लियोपेट्रा, और जबकि मौर्योत्तर काल में तमाम महिलाएं आपको दिखती हैं। अगर आप देखोगे गौतमीपुत्र, तो गौतमीपुत्र पहले है, सातकर्णी बाद में। यज्ञश्री पुलवामी, तो यज्ञश्री पहले है, पुलवामी बाद में। तो महिलाओं को कितना विशेष दर्जा दिया जा रहा है कि इवन जो प्रतापी पराक्रमी राजा हुए हैं उन्होंने भी अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाया। महिलाओं की स्थिति अच्छी दिख रही है कंपैरेटिवली हमें। तो अब जजमेंट आपको क्या लिखना है वो तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, मैंने तो आपको अपनी ओपिनियन बता दी है, विभिन्न इतिहासकारों के जो मतांतर है वो आपको समझा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ नो सर। ओके, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं महिलाओं की स्थिति। दासों की स्थिति के बारे में हम देखेंगे कि इस समय क्या है कि दास व्यवस्था में थोड़े से दासों के अधिकार बढ़े हैं, और लेकिन दास व्यवस्था तो और बढ़ती चली गई, वो तो क्रमिक रूप से तो बढ़ी रही है। इस समय के विवाह वगैरह जो हम देखते हैं, विवाह देखते हैं हम, 16 संस्कार देखते हैं, जो 4 पुरुषार्थ वगैरह देखते हैं, तो हम देखते हैं कि समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि मौर्य काल के जो राजा है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ब्राह्मणों को नीचे कर दिया था। इस समय ब्राह्मण पुनरुद्धार हो रहा है। तो जब ब्राह्मण पुनरुद्धार होगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पुनरुद्धार होगा, तो क्या होगा, यज्ञ होंगे, वर्ण व्यवस्था जटिल होगी, विभिन्न तरह के संस्कार होंगे। तो ये हमें इस काल में दिख रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि शुंगों ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ कराए, आंध्र सातवाहन वालों ने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराए,
तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस समय में बढ़ती हुई दिख रही है। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देंगे तो ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी हुई। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति होने के साथ साथ अन्य वर्ग की स्थिति भी मजबूत हुई। जैसे कि आप देखोगे कि अगर भूमि अनुदान हुआ तो जो शूद्र है उसे भी तो रोजगार मिला होगा, वैश्यों को भी तो व्यापार वाणिज्य उनका बढ़ा है, क्षत्रियों की भी तो स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि अन्य जो है छोटे छोटे राज्य मजबूत हुए। ठीक है, तो ये सारी हमने जितनी भी सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लिया है। अब हम सांस्कृतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सांस्कृतिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो इस काल में दृश्य कला, प्रदर्शन कला, स्थापत्य कला सभी का विकास हो रहा है। तो पहले हम स्थापत्य कला की बात कर ले। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि जो मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के जो मुख्य आयाम है उनके बारे में मुझे कोई बताइए, मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के मुख्य आयामों के बारे में। मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के बारे में कोई बताइए आप ही लोगों में से। हिमांशु चौहान, हिमांशु चौहान, नकुल चौधरी। सॉरी सर, इसके बारे में सर मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य के बारे में आप बताएं। हाँ पूनम बताइए। जी सर, जो भारत का स्तूप था वो है। हाँ ठीक है, और सर अभिलेख भी बहुत सारे आए, जैसे इसमें अयोध्या अभिलेख, धनसिरी का अयोध्या अभिलेख आया था, जिसमें साक्ष्य मिलता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और सातवाहन वंश में सर सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता जो थी बलश्री, सर उसका नासिक अभिलेख भी था। तो सर विदिशा का गरुड़ ध्वज अभिलेख भी मिला है सर, जो नासिक से सारले के चैत्य मिले हैं, और जो मथुरा कला थी तो जिसमें पशु पक्षियों की मूर्तियां भी देखने के लिए मिली है, वो तो दृश्य कला में। अमरावती शैली का भी विकास हुआ है। ठीक है, बताइए आप और स्थापत्य कला के आयाम बताइए हमें, कौन कौन सी आपको प्रोमिनेंट चीजें दिखती है मौर्योत्तर काल में स्थापत्य से संबंधित। थोड़ा आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए, आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे। तो ये जो कला थी तो यहाँ की स्थापत्य कला थी वो जनता मतलब वो ऐसा था कि वो मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करती थी सर ज्यादातर इस काल की जो स्थापत्य कला थी। ठीक है, वो थी क्या क्या, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है स्थापत्य कला के एग्जाम्पल। जैसे सर हम मथुरा शैली को जब देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जो चीजें दिखाई गई हैं उसमें कला मतलब आकृति या कलात्मक आकृतियों का वर्णन किया गया है सर। नहीं तो आप लोग ठीक है, मथुरा कला जो है मूर्ति के लिए है, वो तो हो गई ना। हम आपसे स्थापत्य कला पूछ रहे हैं, आर्कियोलॉजी पूछ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सर रॉक कट केव्स मिली हैं सर, और स्टैच्यूज हैं, जैसे कि बामियान में अफगानिस्तान में बामियान का बुद्धा का, और रॉक कट केव स्तूप्स भी हैं सर। और क्या क्या मिला सर? टेम्पल्स। सर इस काल में सर कच्ची ईंटों का प्रयोग, जब सर ईंटों का यूज होने लग गया था, जो स्तूप निर्माण होते थे उसमें कच्ची ईंटों का यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा और थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से बोलिए। जैसे नंबर 1 यहाँ पे गुहा स्थापत्य का निर्माण हुआ पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। नंबर 1 पॉइंट जैसे कि भज है, काल्य है, बेदिशा है, अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है, इन स्तूपों का निर्माण हुआ। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चैत्य बने, चैत्य इनके पूजा स्थल होते थे। नंबर तीसरा, बिहार बने। बिहार क्या होते थे, जो भी बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे उनके लिए बिहार बनते थे। उसके बाद आप देखिए हाईवेज बने, बड़े बड़े भवनों के अवशेष मिलते हैं। इस समय कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मंदिर निर्माण कला है उसके आंशिक जो अवशेष या तत्व हैं वो भी हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में उस समय और क्या हुआ, इस समय आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहरों का निर्माण हुआ। जैसे कि खारवेल ने एक बहुत अच्छी नहर जो पटना से आ रही थी उसका जीर्णोद्धार कराया।
ठीक है, तो इस समय हमें ये डेवलपमेंट स्थापत्य के क्षेत्र में दिखते हैं। अब आप में से गांधार कला, मूर्ति कला और अमरावती कला के बारे में आप लोगों ने आंसर किया होगा, तो उस पर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। आंसर लिखने के लिए भी दिया था। गांधार कला का जो डेवलपमेंट हुआ, गांधार कला नॉर्थ वेस्ट भारत के क्षेत्र में डेवलप हुई, बामियान के क्षेत्र में, यही सारे क्षेत्र थे, पेशावर का क्षेत्र था। ये जो मूर्ति कला है, इसकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बौद्ध मूर्तियां मिली है, लेकिन भगवान बुद्ध को उन्होंने क्या है कि यूरोपीय, रोमन और मतलब यूनानी और कहीं कहीं पार्शियन, जो उसमें प्रभाव है वो प्रभाव में दिखता है। ये पत्थर के बनाए गए हैं। अब किस है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेंगे। कला आगे डेवलप होती रही, फिर धीमे धीमे इसका क्षरण हो गया। उसका हम मथुरा मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं। तो मथुरा मूर्ति कला का डेवलपमेंट कुषाणों ने कराया, जैसे कुषाणों ने गांधार का कराया। मथुरा मूर्ति कला के लिए पत्थर राजस्थान से आता था। इस मूर्ति कला की व्यवस्था क्या है कि इसमें मल्टी रिलीजियस स्कल्पचर मिले हैं। ठीक है, मल्टी रिलीजियस माने विभिन्न धर्मों के जो है मूर्तियां हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो विभिन्न धर्मों की मूर्तियां हमें मिली है। जैन है, कंकाली टीला से जैसे हमें जैन धर्म की मिली है, बौद्ध धर्म की मिली है, शैव धर्म की मिली है, ये सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। इनका जो साज सज्जा अलंकरण है वो उतना बेहतर नहीं है जितना गांधार का है। अमरावती में भी मूर्तियां बनी है। मथुरा मूर्ति कला आगे जाके गुप्त काल तक आते आते, गुप्तोत्तर काल तक आते, जो पटना जो मूर्ति कला थी उसमें मिल गई। ये मूर्ति कला के बारे में हमने आपको ब्रीफ कर दिया। अब इस काल में और भी मूर्तियां बनी। एक तो ये जो मूर्ति कला थी ये मुख्यतः 3D थी। ठीक है, 3D आप समझ गए होंगे, मैंने बताया कि 3D होती है, और एक जो है जो 3D जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, और कहीं कहीं उत्कीर्णित की जाती है मूर्तियां दीवार वगैरह से। उसका भी इस समय क्या है, हमें डेवलपमेंट अच्छा खासा दिखाई देता है। मूर्ति कला के बाद इस समय हम देखते हैं कि चित्रकला के उतने ज्यादा हमें साक्ष्य नहीं दिखते हैं, लेकिन आंशिक जो साक्ष्य हैं अजंता एलोरा वगैरह के, आंशिक ही कह सकते हैं, वो आंशिक हमें दिखने लगते हैं। कुछ साहित्यिक प्रमाण भी हमें मिलने लगते हैं, जैसे कि पास्यानन का कामसूत्र है, उसमें पेंटिंग के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। तो उससे का भी कुछ लोग कहते हैं कि वो गुप्त काल में लिखी गई, और कुछ कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में भी लिखी गई या आंशिक लेखन होने लगा था। तो वहां से भी हमें चित्रकला की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला की जब हम बात करते हैं तो नृत्य, संगीत और आपकी इन सब से हमें बोध होता है कि जैसे कि इस काल में हम देखते हैं कि जो खारवेल का कौन सा अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम क्या है? क्या? हाथी गुफा अभिलेख सर। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो हम देखते हैं तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, हाँ, मतलब वहां पे है क्या कि हाथी के टाइप की गुफा है। हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, इस तरह की गुफा है। तो हाथी गुम्फा गुफा है, और ये कौन सी पहाड़ी पे है? कौन सी पहाड़ी पे ये गुफा है? उदयगिरी। उदयगिरी। कितने लोग कंफर्म है कि उदयगिरी है? सर उदयगिरी ही है शायद। शायद है, कंफर्म? कंफर्म। तो कंफर्म है, तो उदयगिरी है। उदयगिरी कंफर्म है जी। तो हमने तो सुना कि उदयगिरी विदिशा में है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, जहां पे गुप्त काल की 12 की बहुत ही जबरदस्त मूर्ति मिली है। बताओ आप लोगों ने भी? उड़ीसा में भी है सर, उड़ीसा में भी उदयगिरी है। कलिंग में है ना शायद। हाँ, तो क्या अंतर है फिर? लड़के कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।
आज भाई किसी आज वो रजत पदक जीता है मीरा भाई चानू ने, तो आज लड़के नहीं बोलेंगे क्या? मतलब उदयगिरी दो जगह कैसे हो जाएगा? फिर उदयगिरी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ियों से मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं गुप्त काल की जो बहुत ही जबरदस्त मूर्ति मिली है बाराही की वो भी उदयगिरी से मिली है और वो विदिशा में है। किंग आया होगा ना खारवेल वहाँ पे, तो उसने तभी बनवा दी होंगी। नहीं वो तो खैर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो चेंज होते नहीं है। उदयगिरी का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो तो उड़ीसा में है और उदयगिरी की जो मूर्ति है वो विदिशा में है गुप्त काल की। जो उड़ीसा में है वो उदयगिरी खंडगिरी है, पूरा नाम लिया करें आप लोग, ठीक है? उसे उदयगिरी खंडगिरी कहते हैं और इसे उदयगिरी कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग गलत कर देंगे और फिर कहीं आयोग की आंसर की गड़बड़ है, ठीक है? जी सर। हाँ, तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं जो है कलिंग क्षेत्र में और उदयगिरी यहाँ पर है। अब हम लोग चल के देखते हैं तो नृत्य संगीत वगैरह की जो है हमें इस समय बहुत जानकारी मिलती है। नृत्य की जानकारी हमें काफी मिलती है। मतलब इवन कहते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य का जो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो ओरिजिनल एक सोर्स में लिखे हुए हैं। अगर मुझे कोई उस सोर्स का नाम बता दे तो आई विल रियली अप्रिशिएट हिम और हर, कि जो हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य वो किस पुस्तक में है, उसी का नृत्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखे गए का भरत मुनि। तो भरत मुनि ने इस समय नाट्य शास्त्र लिखा, तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन था वो किस लेवल पर पहुंच गया होगा, कि भरत मुनि ने उन सबको संहिताबद्ध करके क्लासिकल डांस की जो है बुक लिख दी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिख दिया। अब आप खुद समझिए कि जिस काल में नृत्य होगा तो क्या उसमें संगीत नहीं होगा? आप लोग डांस करते होंगे तो ऐसे तो डांस करते नहीं होंगे, म्यूजिक होता होगा, बैंड बाजा बाराती सब होते होंगे, तो म्यूजिक भी होगा। तो ये सब चीजें आप संस्कृति का जो पहलू है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? अब हमने मौर्योत्तर काल के अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम मौर्य काल में जो शुंग राजवंश है, शुंग राजवंश, सातवाहन, या हम दक्षिण भारत से स्टार्ट करेंगे। दक्षिण भारत में संगम काल से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? जी सर। जी सर। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।